नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत के सत्ताधारी दल के बड़े नेता की हत्या कर अस्थिर करना चाहता है आईएसआईएस। रूस में पकड़ा गया आईएसआईएस का आत्मघाती आतंकी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदान में नदियां उफान पर। काशी और प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत में आज भी रहेगी जारी। और प्रदेश में कोविड सुरक्षा कवच यानी प्रिकॉशन डोज लगाई गई 2 करोड़ से अधिक लोगों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ट्रैक टेस्ट ट्रीट की नीति से महामारी पर मिला प्रभावी नियंत्रण। और अब समाचार विस्तार से। आईएसआईएस के निशाने पर भारत की सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। आईएसआईएस का मंसूबा है कि सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता की हत्या कर सत्ता को अस्थिर किया जाए। इसका पर्दाफाश किया रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के मुताबिक दबोचे गए आतंकी को अप्रैल-जून में दाइश के नेतृत्व में किसी के द्वारा आत्मघाती हमलावर के तौर पर तुर्की में भर्ती किया गया था। वहीं ट्रेनिंग दी गई थी। पकड़ा गया आतंकी मध्य एशिया का रहने वाला है। रूस की सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक अप्रैल से जून तक तुर्की में था। उसने वहां आतंक की ट्रेनिंग ली। उसे पहले रूस भेजा गया और वहां से भारत भेजने की तैयारी थी। आईएसआईएस के खतरनाक मंसूबों के खिलाफ ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। अगर बीते 2 दिन में रूस में घटी घटनाओं पर नजर डालें तो वहां एक हमले में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी पर निशाना साधा गया था। अलेक्जेंडर डुगिन रूसी राष्ट्रपति के बेहद करीबी माने जाते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि वो पुतिन को लगभग सभी मुद्दों पर रणनीति बनाने में मदद करते हैं। अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी है दारिया डुगिन। शनिवार रात दारिया डुगिन एक कार्यक्रम से लौट रही थी कि अचानक एक हमले में उनकी कार आग का गोला बन गई। अलेक्जेंडर की कार उनके पीछे ही थी। वे बाल बाल बच गए। हालांकि आरोप यूक्रेन पर लगे और वारदात के पीछे उसी का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। इस घटना को अभी 1 दिन भी नहीं बीता कि रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसके हत्थे एक आईएसआईएस का आतंकी चढ़ा है। आतंकी के मंसूबों को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये आतंकी भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि के खिलाफ आत्मघाती हमले की योजना बना रहा था। यानी सरकार का कोई मंत्री, प्रतिनिधि या नेता भी निशाने पर हो सकता है। एफएसबी ने एक बयान में बताया कि रूस में प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक सदस्य की पहचान की गई है और जिसने भारत में सत्ताधारी खेमे में एक प्रतिनिधि को आत्मघाती हमले से उड़ाने की योजना बनाई थी। बयान में ये भी कहा गया है कि दबोचे गए आतंकी को अप्रैल-जून में आत्मघाती हमलावर के तौर पर तुर्की में भेजा गया था। पकड़ा गया आतंकी मध्य एशिया का रहने वाला है। रूस की सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक वह अप्रैल से जून तक तुर्की में था और वहां उसने आतंकी की ट्रेनिंग ली थी। उसे पहले रूस भेजा गया और वहां से भारत भेजने की तैयारी थी। आतंकी घटनाओं और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख एकदम स्पष्ट रहा है और भारत ने लगातार आतंक के सभी स्वरूपों की वैश्विक मंच पर मुखालफत की है। मौजूदा केंद्र सरकार ने आतंकी संगठनों को मानवता के लिए बड़ा खतरा करार दिया है और दुनिया को इस नए खतरे से मिलकर लड़ने की अपील की है। प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। आलम यह है कि काशी के घाट जलमग्न हो गए हैं। घाटों में स्थित मंदिरों में भी पानी पहुंच चुका है। लेटे हनुमान जी का मंदिर आधा पानी में डूब गया है। वहीं गंगा के किनारे करीब आधा दर्जन गांव पानी से घिर चुके हैं। श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत हो रही है। प्रदेश की तमाम नदियों में बढ़ते जल स्तर के कारण गंगा में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में बढ़ते हुए गंगा के जलस्तर के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। आसपास के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। प्रशासन गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर पर जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। किस तरीके से यहाँ जलस्तर बढ़ा हुआ है और तमाम लोग आए हैं, यहाँ बनारस के लोग आए हैं, देख रहे हैं किस तरीके से पानी बढ़ रहा है। आपको बता दें, ये पूरा एक
पक्का घाट होता था, यहाँ पर पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया है और प्रशासन लगातार राहत और बचाव के लिए तमाम प्रयास किए हैं। उसने तमाम जगह बाढ़ चौकियाँ बनाई हुई हैं उन्होंने, और कई शेल्टर होम बनाए हुए हैं। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं वो लोग वहां पर रह सकते हैं और प्रशासन का ये मानना है कि अगले 48 घंटों को लेकर वो तैयारी कर रहा है। उसका मानना है कि हो सकता है जो जल स्तर बढ़ रहा है वो खतरे के निशान से ऊपर अगर पानी बढ़ता है तो तमाम एहतियाती कदम उठा रहा है प्रशासन लगातार यहाँ पर तमाम लोग भी ऐसे नियुक्त किए गए हैं घाट के आसपास जो लोगों को बताएं कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर गंगा किनारे जो शाम की गंगा आरती होती थी वो भी अब नहीं की जा रही है बाढ़ के चलते, और तमाम एहतियात किए गए हैं। और हम देख सकते हैं कि फिलहाल इन घाटों पर पानी आ गया है, काफ़ी ज़्यादा भर गया है, और जो बाढ़ से जनजीवन प्रभावित होता है उसके लिए प्रशासन लगातार एहतियात बरते हुए है। आप लोग यहाँ देखने आए हैं, बाढ़ कितनी ज़्यादा बाढ़ का असर दिख रहा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हम लोग पटना से आए हैं यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए। हम लोग ने सोचा था कि शाम का आरती देखेंगे, पर हम लोग देख नहीं पाए शाम का आरती। आप बताएं किस तरीके से, आप तो यहीं बगल में ही रहते हैं घाट किनारे, गंगा का पानी किस तरीके से बढ़ रहा है, आगे क्या उम्मीद लगती है आपको? बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ढेर बढ़ रहा है। लग रहा है कि पानी इस पर बात जाएगी उस पर। चूंकि गंगा में कई नदियां मिलती भी हैं, यहाँ वाराणसी में वरुणा मिलती है और वरुणा में गंगा का पानी बैक फ्लो हो गया है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी भर गया है और कुछ इलाकों में इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा आने वाले 48 घंटों में किस तरीके से जल स्तर बढ़ता है। कभी कभी अचानक से गंगा में जो जल स्तर बढ़ जाता है उससे प्रशासन को यहाँ नियंत्रण करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। इसी को लेकर लगातार प्रशासन निगरानी बनाए हुए है। यहाँ पर जो बाढ़ चौकियाँ यहाँ बनाई गई हैं, खासतौर से लगातार देखा ये जा रहा है कि क्या है फ्लो गंगा का, आने वाले 48 घंटों में क्या कुछ गंगा बढ़ेंगी, इसे अब देखना होगा। दीपक ज्योति त्रिपाठी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, वाराणसी। ललितपुर में हो रही बारिश के चलते प्रमुख बांध पूरी क्षमता के साथ भर चुके हैं। राजघाट बांध से 3,25,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते कल शाम खेत पर गए जहौरा के 6 ग्रामीण टापू पर फंस गए। सूचना पर पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा स्टीमर से आज सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इधर गोविंद सागर बांध की तलहटी में बसे ललितपुर नगर को भारी कठिनाइयों से जूझना पड़ा। सहजाद नदी पर बने गोविंद सागर बांध में जल की आवक के चलते गेट खोलकर पानी की निकासी से जनपद मुख्यालय से सागर को जोड़ने वाले पुल को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। सहजाद नदी में जल का स्तर बढ़ने के कारण शहर के निचले इलाकों एवं दुकानों में पानी भर गया। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 945094416370 और 051762974464 जारी किया है। ललितपुर में बाढ़ राहत एवं बचाव के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। मैकेनिक बोर्ड द्वारा इनको निकलवा लिया गया। हमारी तहसील में भी तहसील से संबंधित जो जितने भी ग्राम हैं सबके लिए और समस्त ग्रामवासियों के लिए, आम लोगों के लिए भी कंट्रोल रूम हमने कमरे नंबर जो 10 हमारी तहसील का है उसमें खोला हुआ है। उसमें 2 दूरभाष नंबर भी हमने दिए हुए हैं, वो मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पता चल जाएंगे, प्रिंट मीडिया हम तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी। एक नंबर है 9454416370, फिर से दोहराएंगे 9454416370, और दूसरा नंबर है 05176297464। ये 2 नंबर हैं जिस पर कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति फ़ोन करके किसी भी प्रकार की राहत की जो हमारी शासनादेश और हमारी व्यवस्था में है वो प्राप्त कर सकता है। ललितपुर में बाढ़ की स्थिति पर और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने संवाददाता अवनीश त्रिपाठी के पास। अवनीश, ललितपुर में बाढ़ की क्या स्थिति है और इसके लिए प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं वहां पर? जी प्रणव जी, बता दें कि जनपद में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। इस कारण से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनपद के जो प्रमुख बांध हैं, बड़े बांधों में शुमार हैं देश के, उनमें चाहे राजघाट डैम हो, माता टीला डैम हो, इनके सहित सभी जो प्रमुख बांध हैं वो लबालब भर गए हैं और लगातार उनसे जो अतिरिक्त जल है उसकी निकासी की जा रही है। बड़ी बात है कि जो ललितपुर जनपद मुख्यालय है वो सहजाद नदी पर बने गोविंद सागर बांध पर स्थित है तलहटी में, जिसके कारण से कल उनके गेट खोल करके जो जल की निकासी की गई है उससे जो जनजीवन है और जो यातायात है
वो अवरुद्ध हुआ है। एक बड़ा जो हमारा पुल है उसके ऊपर से पानी गुजरने के कारण जो सागर को जाने वाला शहर से मार्ग है वो बंद कर दिया गया। उधर से जो झांसी वाला जो हमारा पुल था वो ऑलरेडी पहले से ही बंद चल रहा था, जिसके कारण से जो आवागमन है वो प्रभावित हुआ है और जिसके कारण से लोग सकरी गलियों से ही होकर के छोटे छोटे वाहन, दोपहिया वाहन ही निकल पा रहे हैं। जिला प्रशासन की तैयारियों की अगर हम बात करें जनपद में, तो जिलाधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं, कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं, इंटर कॉलेजों में जो बसेरा गृह बनाए गए हैं ताकि कोई ऐसे बाढ़ राहत के जो लोग हैं उनको टिकाया जा सके। और जो कंट्रोल रूम के माध्यम से जो गोताखोरों की टीम है, नाविकों की टीम की सूची तैयार कराएगी, जो लोग बाढ़ में फंसे हुए लोग उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को चालू हालत में रखने के निर्देश दिए गए हैं। जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। एक और बात आपको बता दें, जो गोविंद सागर बांध है उससे जो पानी छोड़ा गया है उससे विद्युत व्यवस्था है, सड़क यातायात की व्यवस्था है और जो पेयजल सिस्टम है वो बाधित होने के समाचार मिल रहे हैं, जिसके लिए नगर पालिका की टीम जो मलबा सड़क पे आ गया उसको हटाने के लिए रात भर से लगी हुई है। विद्युत व्यवस्था को दिन में बंद रखा जा रहा है ताकि उसको सुदृढ़ किया जा सके और पेयजल के लिए भी प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। जी अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के दौरान की जाने वाली मुफ्त घोषणाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज आगे की सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इसे एक गंभीर समस्या मानते हुए सरकार से इसे एक गठित करने का सुझाव दिया था। इस समिति ने रिजर्व बैंक, नीति आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी रेवड़ियों के बीच अंतर करना जरूरी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकारों से जवाब दाखिल करने को कहा था। वाराणसी जिला अदालत में कल श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में मेरिट पर सुनवाई हुई। वाराणसी में ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की बहस जारी रही। अदालत की कार्यवाही के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजाम या कमेटी के अधिवक्ता शमीम अहमद ने अदालत में तर्क रखते हुए कहा था कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति घोषित किया था और वक्फ की संपत्ति पर सिविल न्यायालय में कोई वाद जारी नहीं रखा जा सकता, लिहाजा इस मामले को सुनवाई से दूर रखा जाए। विष्णु जैन ने कहा कि जब अदालत में हमको पक्ष रखने का मौका मिला तो हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर कोई विवाद होगा तो वह सिविल न्यायालय में दाखिल होगा, लिहाजा इस मामले में इसको जारी रखना जरूरी है। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई आज भी जारी रहेगी। बुधवार को वादी पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अपने आर्गुमेंट्स रखे हैं और उनके आर्गुमेंट्स कल भी जारी रहेंगे। उनका कहना ये है कि ये वक्फ नंबर 100 के रूप में वक्फ एक्ट 1995 और उससे पहले दर्ज रह रही है, ये उनका कहने का प्रयास है। और कोर्ट ने ये आज अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो कल अपनी बहस समाप्त करेंगे, उसके बाद कोर्ट हमें मौका देगी उसका प्रत्युत्तर देने का और उसके बाद जजमेंट रिजर्व किया जाएगा। वक्त के ऊपर हम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और बहुत पहले चला आ रहा है। जो बाकी बची बहस वो कल करेंगे। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं वाराणसी में मौजूद हमारे संवाददाता विकास सिंह के पास। विकास, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होने जा रही है, क्या ताजा अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? जी, आज जिला जज की अदालत में इसी मामले की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कल जैसा कि मुस्लिम पक्ष ने बात कही थी अपनी की औरंगजेब उस समय बादशाह थे, उन्होंने वक्त को ये संपत्ति दी थी, तो ये सिविल में ना होकर इसको वक्त में ही इसकी सुनवाई होनी चाहिए। वहीं इस बात को लेकर हिंदू पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि मामला हिंदू और मुस्लिम पक्ष में है इसलिए मामला कोर्ट में ही चलना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस मामले पर आज जोरदार बहस होने की उम्मीद है और ये मामला जिस तरीके से है कि कोर्ट इससे पहले कोर्ट भी चाह रहा है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि आदेश दिया जा सके। पूरे मामले पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। 2 बजे आज से इस मामले की सुनवाई होगी और कोर्ट रूम में उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत मिलती है जिनकी बाकायदा एक लिस्ट जारी होती है और कोई वहाँ पे परमिटेड नहीं होता है। विशेष परमिशन होती है कोर्ट में जाने वालों की। मामले से जुड़े पक्षकार ही अंदर जाते हैं या उनके अधिवक्ता रहते हैं। जो सूची है
और कोई उसमें अंदर नहीं जा सकता है। तो इस मामले की 2 बजे सुनवाई होगी और उसमें देखना होगा कि आज क्या कुछ बहस में मुद्दे आते हैं। जी विकास जी, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, आपसे फिर से संपर्क करेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को भारत सरकार और सीडीआरआई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि यह सीडीआरआई के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और संगठन को बुनियादी ढांचे के लचीलेपन पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और भारत सरकार ने आज नई दिल्ली में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर सीडीआरआई के महानिदेशक अमित प्रोथी और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नूर रहमान शेख ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार और सीडीआरआई के गवर्निंग काउंसिल के सह अध्यक्ष डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि यह सीडीआरआई के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसे एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई है, जो बेहद कम समय में 31 देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थित चार्टर है। I am looking forward to the successful completion and expansion of these and other initiatives as India assumes the G20 presidency later this year. There will be opportunities for CDRI to engage policymakers of both advanced and emerging economies on issues of disaster and climate resilience. सीडीआरआई के महानिदेशक अमित प्रोथी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सीडीआरआई को सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने में सक्षम करेगा, ताकि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अनूठी और दबाव वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके और वैश्विक स्तर पर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा सके। कि जो हम आगे के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, टावर्स डाल रहे हैं टेलीकॉम के लिए, उनको किस तरीके से देखें कि वो डिजास्टर में बह ना जाए, फिर वो डिजास्टर में फंक्शन करते रहें। तो वो प्रेमिस था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैड अनाउंस्ड इट इन 2019। सेक्रेटेरिएट को 2 साल हो चुका है। अब आईओ स्टेटस को हमको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस मिला है, वो अलाउ करता है कि हम बाकी दुनिया के साथ आराम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। सदस्य सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार और सीडीआरआई कार्यकारी समिति के सह अध्यक्ष कमल किशोर ने कहा कि सीडीआरआई जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के लिए जोखिम आपदा पर विशेष ध्यान देने के साथ मानवता के सामने आने वाली वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों और विविध हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। अग्रीमेंट साइन हुआ, हेडक्वार्टर्स अग्रीमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सीडीआरआई को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दर्जा मिला है। उसकी वजह से सीडीआरआई को कई सहूलियतें होंगी। सबसे पहले इंटरनेशनल स्टाफ, जैसा कि आप जानते हैं 31 देश हैं जो कि सीडीआरआई के सदस्य हैं, तो हमारे सदस्य देश जो हैं उनसे भी हम कैसे स्टाफ मेंबर्स हायर करके उसका जो सीडीआरआई का सेक्रेटेरिएट है दिल्ली में, उसमें वो काम कर सकें, इसमें सहूलियतें मिलेंगी। संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 के अनुसार सीडीआरआई संस्था को सभी अधिकारों, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें भारत की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 टीके की 2 करोड़ से अधिक निःशुल्क प्रिकॉशन डोज का सुरक्षा कवच प्रदान किए जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंटलाइन वर्कर्स के कठिन परिश्रम का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। इसके बावजूद अतिरिक्त सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि कोरोना मुक्त भारत हेतु टीका जीत का अवश्य लगवाएं। केंद्र सरकार की पहल पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जन्मजात कटे होंठ और तालू वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिल रही है। दरअसल बाराबंकी जिले में आरबीएस के तहत स्माइल ट्रेन संस्था के सहयोग से जन्मे कटे होंठ और तालू वाले बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार किया जा रहा है। ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए निःशुल्क पंजीकरण शिविर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है।
यह शिविर 31 अगस्त तक रहेगा। शिविर में जितने भी बच्चों का पंजीकरण हो जाएगा उनका निःशुल्क ऑपरेशन और पूरा इलाज लखनऊ स्थित हेल्थ सिटी ट्रामा सेंटर एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्लास्टिक, माइक्रोवास्कुलर, कॉस्मेटिक एंड क्रेनियोफेशियल सर्जरी विभाग में किया जाएगा। बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामजी वर्मा ने बताया कि कई बच्चों के होंठ व तालू जन्म से कटे होते हैं। समय से पहचान और इलाज से इस दिक्कत से पूरी तरीके से निजात मिल जाती है। यहाँ कैंप लगा है सर, तो हम यहाँ पे आए हैं। हमें बच्चे को जो है तालू का ऑपरेशन कराना है। सरकार की तरफ से फ्री इलाज होगा ये बताया गया है। हमें फ्री में इलाज जो है मिल रहा है, इसके लिए सरकार को हमने धन्यवाद कहा सर। पिछली बार जब ऑपरेशन के रजिस्ट्रेशंस हुए थे तो करीब हमारे 42 रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इस बार आशा है कि और बच्चे भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशंस होंगे, क्योंकि अभी तक जो कोविड के प्रोटोकॉल्स, कोविड के अंतर्गत में बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनकी हम लोग स्क्रीनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई है। तो कोशिश है कि 40 से ऊपर ही ये डाटा जाएगा और इन बच्चों को हम लोग सर्जरीज और फ़ायदा दिला सकते हैं। ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो है ये जन्मजात कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं, जैसे डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जैसे कटे होठ हैं, इवन तालू भी अगर कटा हुआ है तो उनके लिए जो है सरकार की तरफ से निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त और भी कई जन्मजात बीमारियों के लिए अलग अलग हमारे मेडिकल कॉलेजेस में डेजिग्नेटेड हैं, जिसमें सरकार की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था कराई गई है, जिसके तहत हमारे यहाँ से बच्चे भेजे जाते हैं और उनका उपचार वहाँ से होकर के वो स्वस्थ होकर के आते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब नए बीएड कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाना है। यह मौजूदा टीचर्स ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों की जगह लेगा। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा हुई थी, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि नए बीएड कॉलेजों को मान्यता न दी जाए। नए पाठ्यक्रम के अनुसार 4 साल के आईटीईपी कोर्स में दाखिला इंटरमीडिएट के बाद होगा। मौजूदा व्यवस्था में ग्रेजुएशन करने वालों के लिए 2 साल और अन्य स्ट्रीम से 4 साल का कोर्स करने वाले युवाओं के लिए 1 साल का बीएड कोर्स भी होगा। फिजिकल एजुकेशन व आर्ट एजुकेशन के लिए भी 4 साल के कोर्स शुरू किए जाएंगे। लखनऊ के गोमती नगर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कक्षा 12 के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर अवनीश अवस्थी ने 4 मेधावी छात्रों को 2-2 लाख रुपए और 3 मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए की धनराशि देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत और लगन से कार्य करने वाले छात्रों की कभी हार नहीं होती। जिन्होंने पूरे देश में टॉप किया है उनको हम लोगों ने आज पुरस्कृत आप लोगों के माध्यम से कराया। जो 99.75 और 99.5% के बच्चे थे उनको करीब 2 लाख रुपए का पुरस्कार, उनके 2-2 लाख का पुरस्कार दिया गया है। उनके पेरेंट्स को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। आपने देखा कि उनको एक गोल्ड मेडल भी दिया गया है और एक प्रमाण पत्र दिया गया है। मैं सभी बच्चों को जो यहाँ पर मेरिटोरियस थे उनको मैंने बहुत बहुत जो है बधाई दी है, उनके परिवारजनों को बधाई दी है। इसके अलावा जो 99 जिन बच्चों ने प्राप्त किया है, 99% भी जिन लोगों ने प्राप्त किया है उनको भी जो है आप 1-1 लाख का पुरस्कार दे रहे हैं। वाराणसी में आज पर्यावरण की सुरक्षा और गंगा की स्वच्छता के लिए गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने स्कूल छुपेपुर में जाकर बच्चों के अंदर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को पर्यावरण के महत्व और मां गंगा की स्वच्छता को बताया गया। बच्चों ने बड़े ही मनोयोग से इन सारे जानकारियों को सुना और उसको आत्मसात करते हुए एक भव्य शपथ ग्रहण लिया और सभी ने यह प्रतिज्ञा की कि हम वृक्षों को लगाएंगे और वृक्षों की रक्षा करेंगे और मां गंगा को स्वच्छ रखेंगे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को किशोर सिंह, सूबेदार गंगा टास्क फोर्स और स्कूल की तरफ से उपहार स्वरूप पौधे प्रदान किए गए। बताने के लिए आए हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि किस प्रकार गंगा को साफ किया जा सकता है या स्वच्छ रखा जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा के आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक स्वच्छ सांस लेने के लिए किस प्रकार बचाया जा सकता है। गंगा टास्क फोर्स की जो टीम आई हुई है उनके द्वारा बच्चों को
एक जागरूकता अभियान के तहत माँ गंगा के बारे में प्लस अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी दी जा रही है, क्योंकि ये छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हमारे भविष्य हैं देश के, तो वो कहीं ना कहीं इनको जो सीख मिलेगी इसके द्वारा पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में, पूरे समाज में, पूरे देश में, हमारे काशी में ये संदेश फैले आप लोगों के माध्यम से कि कितना ही महत्वपूर्ण है आज पर्यावरण को बचाए रखना, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है पौधों का। तो यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा पौधे आज के डेट में लगाए जाएंगे। गंगा टास्क फोर्स की तरफ से हमें बताया गया है कि हमें आज के दिन वृक्षारोपण करना है, पौधों को लगाना है और उनको साफ सुथरा रखना है और गंगा माता को भी साफ करने के लिए वृक्षारोपण करना है और अच्छी तरह से पेड़ों की देखभाल करनी है। यहाँ पे गंगा टास्क फोर्स की तरफ से बताया गया वृक्षारोपण करने का और माँ गंगा की सफाई करने का। उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोमवार को आगरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, कृषक की फसल क्षतिग्रस्त बीमा के आगरा मंडल के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जो जनता के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसमें पहले उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आगरा में सबसे अधिक आलू की फसल की जाती है, इसलिए आलू के क्षेत्र में आगरा बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि सरकार आलू के क्षेत्र में प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए प्रयासरत है। प्रत्येक वर्ष प्रगति हमारी बढ़ती जा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आलू के क्षेत्र में आगरा बहुत आगे है और उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है कि हम आलू के क्षेत्र में कुछ न कुछ और बेहतर करने का प्रयास आगरा। प्रयागराज के परेड मैदान पर चल रहे संत निरंकारी संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने इस संत निरंकारी समागम में शिरकत की और गुरु के आगे अपना मत्था टेका। इस मौके पर नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि यहाँ लाखों लोग आध्यात्मिक और धार्मिक जुड़ाव की वजह से अपने मन से खींचे चले आते हैं। यहां आने के बाद संत निरंकारी समागम में भाई और बहनों के द्वारा पूरी व्यवस्था को संभालते हुए देखा कि यह देश के प्रधानमंत्री की सोच सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को दर्शाता है। संत समागम को सुदीक्षा जी महाराज ने संबोधित किया। लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस समागम से जुड़े हुए थे। पंक्ति का व्यक्ति, ये दोनों लोग एक साथ मिलकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये दर्शाता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं नारा ये है, उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है। उद्यान तो हमारा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के सत्ताधारी दल के बड़े नेता की हत्या कर अस्थिर करना चाहता है आईएसआईएस। रूस में पकड़ा गया आईएसआईएस का आत्मघाती आतंकी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदान में नदियां उफान पर। काशी और प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत में आज भी रहेगी जारी। और प्रदेश में कोविड सुरक्षा कवच यानी प्रिकॉशन डोज लगाई गई 2 करोड़ से अधिक लोगों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ट्रैक टेस्ट ट्रीट की नीति से महामारी पर मिला प्रभावी नियंत्रण। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।